लोको पायलट व सहायक लोको पायलट के सदैव यहाँ पर ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? ड्यूटी पर जाने से पूर्व पूर्ण विश्राम करें। चार्ज लेते और देते समय लोको को ठीक प्रकार से जांच करें। लोको को कभी भी मानव रहित न छोड़ें। गाड़ी के प्रस्थान पूर्व ब्रेक निरंतरता तथा प्रस्थान करने के प्रथम अवसर पर ब्रेक पावर की जांच करें। गति प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। सिग्नल हमारे मित्र हैं, इनका सम्मान करें एवं इनके संकेतों का कड़ाई से पालन करें। गोलाई और घुमाव पर पीछे मुड़ कर के लोड अवश्य देखें। अपरिहार्य कारणों के असमान संचालन जैसे कि TSL, ACF, सहायता इंजन आदि के समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसमें शपथ है वो किस तरीके से है कि मैं पूरी निष्ठा और मनोयोग से शपथ लेता हूँ कि मैं समय पर अपने कार्यस्थल से रिपोर्ट करूँगा तथा कार्य पर आने से पहले पूरी तरह विश्राम करूँगा। मैं प्रथम ब्लॉक सेक्शन में या मंडल के द्वारा निर्धारित स्थान में ब्रेक फील्ड टेस्ट अवश्य करूँगा। मैं सिग्नलों के संकेतों को देखकर जोर से पुकारूंगा व दोहराऊंगा। हमेशा सतर्क और सचेत रहूंगा। लाल सिग्नल को कभी भी बिना उचित प्राधिकार पत्र के पार नहीं करूंगा। मैं गाड़ी परिचालन में संरक्षा के सभी नियमों का पालन करूंगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है तकनीकी जो डेटा है यहाँ पर WAP5, WAP7 और WAG9 का जो तकनीकी डेटा है उसमें हम देखते हैं कि सीरीज नंबर जो है WAP5 का सीरीज नंबर होता है 30,000 से स्टार्ट होता है 30,200 तक। WAP7 का होता है 30,201 से लेकर आरंभ होता है और WAG9 का 31,000 से आरंभ होता है। सर्विस की बात करें WAP5 पैसेंजर गाड़ी है, WAP7 भी पैसेंजर है और WAG9 है मालगाड़ी है। एक्सल अरेंजमेंट की बात करें WAP5 में वोवो टाइप का है, WAP7 में कोको टाइप का है और WAG9 में कोको टाइप का है। गियर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर गियर जो रेशियो है 1:3.65 है। यहाँ पर ये 1.36 है WAP7 में, WAG9 में 1:5.133 है। कुल वजन की बात करें WAP5 में 78 टन वजन है, WAP7 में ये 123 टन वजन है और WAG9 में 123 टन वजन है। OHV वोल्टेज सामान्यतः न्यूनतम और अधिकतम देखें। OHV वोल्टेज जो होता है WAP5 के अंदर 25 kV है सामान्यतः, तीनों में 25 kV है और न्यूनतम वोल्टेज देखें 17.5 kV है तीनों के अंदर और अधिकतम वोल्टेज है वो 30 kV है तीनों के अंदर। OHV फ्रीक्वेंसी की बात करें 50 हर्ट्ज है सामान्यतः और न्यूनतम है 45 हर्ट्ज और अधिकतम है 55 हर्ट्ज। पावर कन्वर्टर की संख्या हम देखें WAP5 में 2 है, WAP7 में 2 है और WAG9 में 2 है। फिर है ट्रैक्शन मोटर का प्रकार की बात करें। ट्रैक्शन मोटर का प्रकार जो है WAP5 में 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज की गई है, WAP7 के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज की गई है, WAG9 के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज की गई है। अब ट्रैक्शन मोटर की संख्या हम देखें WAP5 में 4 ट्रैक्शन मोटर है, WAP7 में कितनी ट्रैक्शन मोटर हैं? 6 ट्रैक्शन मोटर हैं और WAG9 में भी 6 ट्रैक्शन मोटर हैं। ट्रैक्शन मोटर का पावर हम देखें 1563 HP है WAP5 में, WAP7 में 1156 है और WAG9 में 1156 है। ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें 258 टन है WAP5 में, WAP7 में 322.6 किलो टन है। ये 258 किलो टन है, ये 322.6 किलो टन है और WAG9 में 458 किलो टन है। लगातार ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें 220 किलो टन है WAP5 में, WAP7 में यहाँ पर 228 किलो टन है और WAG9 में 325 किलो टन है। ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें, ब्रेकिंग एफर्ट है WAP5 में 160 किलो टन है, WAP7 में 260 किलो टन है और WAG9 में 260 किलो टन है। फिर हम बात करें पार्किंग जो ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक चक्का नंबर 1, 4, 5 और 8 पर लगेगा यहाँ पर WAP5 में और WAG9 में 2, 6, 7, 11 पर लगेगा। ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें, एक यहाँ पर हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर क्या है 5440 है WAP5 के अंदर, WAP7 के अंदर 6120 हाउस पावर है और WAG9 के अंदर भी 6120 हाउस पावर है।
मेन ट्रांसफार्मर की क्षमता है 7475 किलो वोल्ट एम्पियर है, और WAP7 के अंदर 7475 किलो वोल्ट एम्पियर है, और WEG9 के अंदर है ये 6531 किलो वोल्ट एम्पियर है। फिर हम बात करें अधिकतम स्पीड की, WAP5 की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, WAP7 की है 130 किलोमीटर पर आवर, और मालगाड़ी का जो WAG9 है 100 किलोमीटर पर आवर है। मेन रिजर्वायर 3 रिजर्वायर है WAP5 के अंदर, WAP7 के अंदर 2 हैं, और WAG9 के अंदर 2 हैं। होटल लोड यहाँ पर है WAP5 के अंदर, बाकी इन दोनों में नहीं है। लॉको ब्रेक की बात करें, डिस्क पर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, WAP7 में 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हील पर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये WAG9 में होता है। लॉको का भार जो है WAG9H के अंदर हम देखें, लॉको का भार है 135 टन है, अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है 520 किलो टन है, गियर रेशियो है 107/1 यानी 5.09, अधिकतम स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। WAG9H लॉको का तकनीकी डेटा, लॉको का भार ट्रैक्टिव एफर्ट को छोड़कर अन्य WAG9 के समान ही है। अब जैसे हम देखते हैं ALG क्या होता है। ALG की बात करें, ALG होता है हमारा ड्राइव कंट्रोल यूनिट, ALG ड्राइव कंट्रोल यूनिट, या हम बोल सकते हैं ड्राइव इन्वर्टर एवं लाइन कन्वर्टर कंट्रोल। ASC होता है ड्राइवर कन्वर्टर कंट्रोल, तो हम इसे याद रख सकते हैं ड्राइवर कन्वर्टर कंट्रोल है। फिर ASR होता है ड्राइव कन्वर्टर, BL होता है की स्विच है, BL की स्विच, VLCP होता है मेन कंप्रेसर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच, तो BL जहाँ पर आ रहा है वो स्विच है, तो मेन कंप्रेसर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है ये। VLDJ है मेन सर्किट ब्रेकर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। VLHO है होटल लोड के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है, WAG9 में कार्यरत ये नहीं है। VLPR है, PR मतलब हेडलाइट के लिए है, तो हेडलाइट स्विच है ये VLPR। BPCS क्या है, ये हरा कॉन्टैक्ट स्पीड कंट्रोल के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है ये BPCS। फिर हम बात करें BPFA, BPFA क्या है, पीला एक्नॉलेजमेंट ऑल फॉल्ट मैसेज के लिए ये इल्यूमिनेटेड पुश बटन है BPFA। फिर है BPFL, BPFL है पीला है इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। BPPV, BPPV क्या है, BPPV होता है लाल पार्किंग ब्रेक के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन। BPVG, BPVG क्या होता है, हरा विजिलेंस के लिए पुश बटन होता है। BPVR, BPVR क्या होता है, पीला रीसेटिंग विजिलेंस के लिए इंसू यानी इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। VUR होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। VZVOF है विजिलेंस ओवर स्पीड एंड फायर के लिए बजर है। CEL होता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स। CSC होता है कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल, CSC हो गया। DDS होता है डायग्नोस्टिक डेटा सेट, DDS हो गया डायग्नोस्टिक डेटा सेट। और FLG हो गया व्हीकल कंट्रोल यूनिट। GTO हो गया गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। HV हो गया ऑक्सिलरी सर्किट क्यूबिकल, ऑक्सिलरी सर्किट क्यूबिकल है। HVB है प्रोसेसर। HRA है स्विच कैप ब्लोअर, हीटिंग के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर स्विच कैप ब्लोअर बोल सकते हैं, हीटिंग बोल सकते हैं। IGBT क्या है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। LSAF है लाल ट्रेन पासिंग इंडिकेशन लैंप। LSAF ट्रेन पार्टिंग इंडिकेशन लैंप। LSCE है पीला ओवर टैप रेंजर CEL इंडिकेशन लैंप। LSDJ है लाल मेन सर्किट ब्रेकर इंडिकेशन लैंप। LSFI है लाल फॉल्ट मैसेज प्रायोरिटी 1 इंडिकेशन लैंप। LSHO है पीला होटल लोड इंडिकेशन लैंप, WAG9 में कार्यरत नहीं है। LSP पीला है, ये क्या है, व्हील स्लीपिंग इंडिकेशन लैंप है। LSVW है पीला फॉर विजिलेंस वर्किंग इंडिकेशन लैंप। और MCB है मेन सर्किट ब्रेकर। MICAS2 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ME मोटल है ये स्पीड रिकॉर्डर और इंडिकेटर के लिए है। MR है मशीन रूम। और MUV है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट। NSR की बात करें, NSR क्या होता है, NSR होता है लाइन कन्वर्टर। लाइन कन्वर्टर को हम बोलेंगे NSR।
क्या बोलेंगे, NSR लाइन कन्वर्टर। PAN हो गया पेंटोग्राफ। PCLH हो गया सॉकेट हैंड लैम्प, PCLH सॉकेट हैंड लैम्प। PP हो गया न्यूमेटिक पैनल। SV हो गया कंट्रोल सर्किट क्यूबिकल, ये है SV कंट्रोल सर्किट क्यूबिकल। SLG है कन्वर्टर कंट्रोल यूनिट, SLG है। SR है ट्रैक्शन कन्वर्टर। SS है हमारा सब सिस्टम। और STV है लो वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल, STV हो गया हमारा लो वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल। TE और VE है ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट, ये हमारे TE और VE हो जाएंगे। UVA हो जाएगा वोल्ट मीटर बैटरी वोल्टेज, तो ये हो गया UVA वोल्ट मीटर बैटरी वोल्टेज बताएगा, वोल्ट मीटर है। VCB हो गया हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया VCB। ZVAN हो गया ब्रेकिंग ऑपरेशन स्विच। ZVB है ट्रेन बस एडमिनिस्ट्रेशन है, ZVB ट्रेन बस एडमिनिस्ट्रेटर। ZLC है हमारा, ZLC है ZLC है ड्राइवर्स कैब लाइटिंग स्विच। ZLDA क्या है, असिस्टेंट ड्राइवर्स डेस्क एल्यूमिनेशन स्विच। ZLDD क्या है, ड्राइवर्स डेस्क एल्यूमिनेशन स्विच। ZLFR है मार्कर लाइट स्विच लाल है। ZLFW है मार्कर लाइट स्विच सफ़ेद है। ZLH है सॉकेट हैंड लैम्प स्विच। ZLI जो है वो है इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग स्विच, ZLI। ZPRD है हेडलाइट्स डिपर स्विच। ZPT है पेंटोग्राफ के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच, ये ZPT है। ZTEL है अधिकतम ट्रैक्शन लिमिटेशन स्विच और ZK है DC लिंक। फिर 3 फेज लॉकों की विशेषताएं हम देखेंगे यहाँ पर। 3 फेज लॉकों की विशेषताओं में क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित वास्तविक ट्रैक्शन नियंत्रण है। 3 फेज लॉकों की विशेषताओं में आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित वास्तविक ट्रैक्शन नियंत्रण, विद्युत भार स्थानांतरण प्रणाली आ जाता है, फिसलन विरोधी बचाव आ जाता है, ऑन बोर्ड दोष आकलन प्रणाली आ जाता है, सिमुलेटेड परिचालन विधि आ जाती है इसके अंदर, सिमुलेटेड परिचालन विधि। अगला आ जाता है एक्सक्लूसिव हार्मोनिक फ़िल्टर, ये एक्सक्लूसिव हार्मोनिक फ़िल्टर आ जाता है इसके अंदर 3 फेज लॉकों की विशेषताओं के अंदर। एक्सक्लूसिव हार्मोनिक फ़िल्टर, स्टैटिक ऑक्सिलरी कन्वर्टर आ जाता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर। 9वां नंबर का आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, ये ऊर्जा मापक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है। 10वां नंबर का है आग ढूंढना, ये चेतावनी प्रणाली है, 10वें नंबर पर आ जाती है। 11वें नंबर पर लो ट्रैक्शन बार प्रणाली आ जाती है। 12वें नंबर पर है कर्मी दल हेतु स्वास्थ्य वातावरण एवं व्यापक स्थान युक्त कैब है, ये 12वें नंबर पर आता है। 13वें नंबर पर इनर्शियल फिल्टर आ जाता है। 14वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रणाली आ जाती है। 15वें नंबर पर है 3 फोल्ड न्यूमेटिक ब्रेक पैनल, ये 15वें नंबर पर है। 16वें नंबर का विशेषता है वो है कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर। 17वें नंबर की है स्प्रिंग लोडेड पार्किंग ब्रेक। 18वें नंबर की है ब्रेक को शीघ्र रिलीज करने के लिए BP प्रेशर को निर्धारित समय के लिए 5.4 kg/cm² के लिए बढ़ाया जाता है तथा प्रतिबंधित दर से 5 kg/cm² तक अपने आप आ जाता है। 19वां नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नियंत्रित सतर्कता प्रणाली। 20 नंबर पर है चक्कों के फ्लैंज को ल्यूब्रिकेट करने की प्रणाली। और 21वां नंबर पर है अंडर ट्रैक में लटके हुए कंप्रेसर। फिर है 3 फेज मोटर के लाभ। 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के लाभ क्या है, 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के लाभ की बात करें, 3 फेज ट्रैक्शन मोटर युक्त लॉकों के DC मोटर युक्त लॉकों की तुलना में निम्न लाभ है। पहला लाभ है DC मोटर की तुलना में 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को उतने ही पावर के लिए आकार छोटा है। दूसरा है ट्रैक्शन मोटर में कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के न होने से इसका रखरखाव का खर्च कम है। तीसरा है फील्ड वीकनिंग सीमा के बाहर DC सीरीज मोटर का निर्धारित पावर कम होता है। चौथा लाभ है 3 फेज लॉकों के मामले में अधिकतम गति चक तक पूर्ण पावर बना रहता है। 5वां लाभ है इस लॉकों के मामले में ओवरलोड क्षमताएं ज़्यादा विश्वसनीय हैं। 6वां लाभ है इस लॉकों में पावर रीजनरेशन उपलब्ध है और रीजनरेटिव एफर्ट अधिकतम गति से गाड़ी खड़ी होने तक उपलब्ध होता है, जिससे परिचालन योग्यता बढ़ती है। 7वां नंबर का लाभ है 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के लाभ में बल गति की विशिष्ट गिरावट, मोटर गति को सिंक्रोनस गति के द्वारा सीमित किए जाने के कारण रेल पथ के साथ चक्के के संपर्क में काफ़ी बढ़ोतरी होती है,
जिससे अनुमेय एक्सल लोड सीमा में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट प्राप्त किया जाता है। 8वें नंबर का लाभ है अत्यधिक कम गति को छोड़ करके पूरी गति सीमा में 3 फेज लॉको करीब करीब यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। 9वां लाभ है ट्रैक्शन मोटर के कम भार से 3 फेज लॉको अनुस्प्रंग भार कम होते हैं, जिससे ट्रैक बल कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप रेल की घिसाई कम होती है व ट्रैक विन्यास में छेड़छाड़ कम होती है। फिर है यहाँ पर 3 फेज एसी लॉको की मैकेनिकल विशेषताएं क्या है। 3 फेज एसी लॉको की मैकेनिकल विशेषताओं में हम देखते हैं 3 फेज लॉको पर 3 एक्सल और 3 ट्रैक्शन मोटर कोको बोगी व्यवस्था है। ट्रैक्शन मोटर बोगी फ्रेम में प्रत्येक एक्सल पर एक तरफा स्थापित है। मोटर अपनी शक्ति ड्राइविंग एक्सल पर लगा गियर बॉक्स के माध्यम से ड्राइविंग एक्सल को देता है। ड्राइविंग एक्सल से यह बल चक्के या रेल के बीच के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परिवर्तित होता है। ट्रैक्शन बल फिर एक्सल जनरल और गाइड रॉड द्वारा बोगी फ्रेम पे आता है और लोको अंडर फ्रेम और बोगी के मध्य पुश पुल लिंक रोड द्वारा इस ट्रैक्टिव बल को लोको बॉडी में प्रेषित करती है और ट्रैक्टिव बल की तरह ब्रेकिंग बल एग्जर्ट एक्सल जनरल बॉक्स एवं गार्ड राइड के माध्यम से बोगी फ्रेम और ट्रैक्शन रोड के द्वारा बोगी फ्रेम से लोको पर आता है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी सस्पेंशन के द्वारा कंपन तथा शॉक को ग्रहण या पृथक या ग्रहण किया जाता है। लोको बॉडी या बोगी के बीच के संचालन को प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्प्रिंग के द्वारा किसी भी दिशा में फ्री संचालन किया जा सकता है, फिर भी लेटरल बफर और डेपर के द्वारा उनकी मात्रा को सीमित किया जाता है। रीबाउंड लिमिट चेन तथा लॉन्गिट्यूडिनल डैम्पर के द्वारा लोको बॉडी में उत्पन्न ऊपरी उछाल को सीमित किया जाता है। या डेपर लोको बॉडी के पिच रेट को नियंत्रित करते हैं और गाइड रोड एक्सल और बोगी फ्रेम के बीच उत्पन्न मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं, जबकि लिंक रोड के द्वारा बोगी व बॉडी के बीच के मूवमेंट को नियंत्रित किया जाता है। प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल के दोनों तरफ जनरल बॉक्स के ऊपर दोनों दोहरे स्प्रिंग एक्सल और बोगी के बीच लगा है। स्प्रिंग की उछाल को सीमित करने के लिए वर्टिकल हाइड्रोलिक डंपर लगाए गए हैं और इस प्रकार की फ्लेक्सी कॉइल व्यवस्था एक्सल को लेटरल मूवमेंट सुनिश्चित करती है। फिर ये बोगी हम देखें WAG9 की बोगी है, जिसमें हम देखें कि ये जो पहला नंबर का है ये है सेंडिंग बॉक्स। दूसरे नंबर पर हम देखें ये है फुट स्टेप, जो कि ऊपर चढ़ने के लिए है फुट स्टेप। तीसरे नंबर पर हम देखें तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है ये एक्सल बॉक्स लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर ये है एक्सल बॉक्स। चौथे नंबर पर बात करें एक्सल जनरेटर है चौथे नंबर पर, यहाँ पर है एक्सल जनरेटर। पाँचवें नंबर पर बात करें 5A में 5 नंबर पर आता है व्हील सेट गाइड है। पाँचवें नंबर पर यहाँ पर है व्हील सेट गाइड। और 5A में जो है हमारा वो है सिरेबॉलिक। और फिर छठवें नंबर पर आती है ब्रेक रोड है, ये ब्रेक लगाने के लिए रोड है ब्रेक रोड। सातवें नंबर पर है एक्सल होल्डर, ये हमारा एक्सल होल्डर है सातवें नंबर पर। और पाँचवें नंबर पर हमारा क्या है व्हील सेट गाइड है पाँचवें नंबर पर। ये हमारे ये हम देख सकते हैं कि छठवें नंबर पर है ब्रेक रोड है ये। आठवें नंबर पर हम देखें आठवें नंबर पर व्हील है। तीसरे नंबर की बात करें तीसरे नंबर पर एक्सल बॉक्स है। पाँचवें नंबर पर है हमारा व्हील सेट गाइड, ये पूरा व्हील सेट गाइड हो जाएगा हमारा। फिर हम बात करें नौवें नंबर पर जैसे एयर ड्रायर यहाँ पर लगा हुआ है एयर ड्रायर। 10वें नंबर पर है एक्सल जनरेटर केबल, ये एक्सल जनरेटर केबल है 10वें नंबर पर एक्सल जनरेटर केबल। 11वें नंबर पर है PN पाइप है 11वें नंबर पर है। 12वें नंबर पर है लेटरल स्टॉपर, ये यहाँ पर है लेटरल स्टॉपर 12वें नंबर पर। 13वें नंबर पर है वर्टिकल डैम्पर, ये यहाँ पर 13वें नंबर वर्टिकल डैम्पर है ये सेक्शन सप्लीमेंट्री वर्टिकल डैम्पर। 13A में हम बात करें 13A में यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल डैम्पर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डैम्पर नहीं पास में ही है। 14 नंबर में हम देखें सेफ्टी चेन है, यहाँ पर 14 नंबर पर सेफ्टी चेन लगी हुई है। 15 नंबर पर सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग यहाँ पर दे रखी है, सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग यहाँ पर है सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग।
फिर 16वें नंबर पर हम देखें, 16वें नंबर पर है प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग, 16वें नंबर पर ये है प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग। 17वें नंबर पर है सीक्रेटरी सस्पेंशन यो डैम्पर, सीक्रेटरी सस्पेंशन यो डैम्पर है 17वें नंबर पर है। 18वें नंबर पर है प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर, 18वें नंबर पर है प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर। 19वें नंबर पर है व्हील सेट, ये 19वें नंबर पर है व्हील सेट। और 20वें नंबर पर है बोगी फ्रेम, ये बोगी का फ्रेम है 20वें नंबर पर, बोगी फ्रेम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइड व्यू ऑफ अंडर ट्रैक। हम देख सकते हैं साइड व्यू में क्या क्या चीज़ बताई गई है। जैसे बोगी कटआउट कॉक है यहाँ पर, पहले नंबर पर है बोगी कटआउट कॉक, दूसरे नंबर पर है मेन कंप्रेसर, तीसरे नंबर पर है मेन ट्रांसफार्मर, चौथे नंबर पर है बैटरी बॉक्स, 5वें नंबर पर है ट्रांसफार्मर पंप, 6वें नंबर पर है बैटरी मेन स्विच, बैटरी का मेन स्विच यहाँ पर 6वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर है एसआर ऑयल फिलिंग कैप, ये यहाँ पर है एसआर ऑयल फिलिंग कैप। और 8वें नंबर पर है अर्थिंग केबल, ये 8वें नंबर पर है अर्थिंग केबल। फिर हम बात करें एक्सल जनरल बॉक्स व बोगी फ्रेम के बीच लगे गाइड रोड के द्वारा एक्सल का लेटरल नियंत्रण एवं ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग बल का बोगी फ्रेम में ट्रांसमिट किया जाता है। गाइड रोड में लगे स्फेरी ब्लॉक रबर बुश एक्सल के लेटरल मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। बोगी के दोनों तरफ कॉयल स्प्रिंग और डैम्पर के द्वारा बोगी एवं लोको बॉडी के बीच सेकेंडरी सस्पेंशन प्रदान किया गया है। लोको का भार सेकेंडरी सस्पेंशन के द्वारा वहन किया जाता है और फ्लेक्सी फ्लोट व्यवस्था बोगी संबंधित निश्चित सीमा में लोको बॉडी का लेटरल एवं वर्टिकल मूवमेंट होने देती है। फिर लोको लेआउट की बात करते हैं। लोको लेआउट है, ये चैप्टर 5 में है। लोको लेआउट किसके अंदर है? चैप्टर 5 लोको लेआउट। अब लोको लेआउट हम देखते हैं किस तरीके का लोको लेआउट है। जिसे सबसे पहले देखते हैं कैब लेआउट। कैब लेआउट क्या है? तो कैब लेआउट में हमारी आती हैं, कैब में 4 पैनल होते हैं ABCD लगाए गए हैं। लोको पायलट सीट के सामने बाएं बाजू में सबसे पहले V पैनल है, इसके बाद में A पैनल और उसके बाद C पैनल और सहायक लोको पायलट की सीट के सामने D पैनल है। तो 4 तरीके से पैनल यहाँ पर लगाए गए हैं। A पैनल में क्या क्या चीज़ लगाई गई है? A पैनल में हम बात करें कि यहाँ पर A पैनल में UVA मीटर लगाया गया है, बैटरी वोल्टेज मीटर। यह वर्किंग कैब में बैटरी वोल्टेज को दर्शाता है। इसमें 0 से 150 वोल्ट तक मार्किंग रहती है और 92 से 137 वोल्ट तक हरी पट्टी होती है। एक होता है U मीटर, पेंटो ऊपर उठाने के बाद यह दोनों कैब में OHE वोल्टेज दर्शाता है। इसमें 19 किलोवाट से 27 किलोवाट तक हरी झंड पट्टी होती है। फिर बोगी 1 मीटर है। बोगी 1 मीटर में क्या होता है? बोगी 1 मीटर में TE और VE मीटर बोगी 1 के लिए है। यह वर्किंग कैब में ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट को प्रतिशत रूप में दर्शाता है। यह ट्रैक्टिव एफर्ट में ऊपर की ओर और ब्रेकिंग एफर्ट में नीचे की ओर दर्शाता है। फिर बोगी 2 मीटर है। बोगी 2 मीटर में क्या होता है? TE और VE मीटर बोगी 2 के लिए है और यह वर्किंग कैब में ट्रैक्टिव एफर्ट और वर्किंग एफर्ट को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यह ट्रैक्टिव एफर्ट में ऊपर की ओर और ब्रेकिंग एफर्ट में नीचे की ओर दर्शाता है। तो UVA मीटर है हमारा। UVA मीटर के बाद में यहाँ पर U मीटर है। U मीटर के बाद में ये बोगी 1, ये बोगी 2, ये LSDJ है। LSDJ 6 नंबर पर। LSHO है, ये यहाँ पर लैंप स्विच हैं। LSHO, LSP, LSAF, LSV, LSW है ये यहाँ पर। इमरजेंसी स्टॉप बटन है ये। फिर LSCE है 11वें नंबर पर। LSCE VP VL की हो जाएगी यहाँ पर, VL की। ZBT स्विच है, VLDJ है, VLCP है, VLHO है, ZTEL है,
फिर BPCS है, BPPV है और BPBR है। ये यहाँ पर क्या है, स्विच हैं। तो ZVAN की बात करें, ZVAN क्या है? ZVAN वैकिंग ऑपरेशन के लिए ऑन व ऑफ स्विच है। इस स्विच का उपयोग वेंकर लॉकों में किया जाता है। इसे डीजे ओपन स्थिति में ऑन करना चाहिए। इसे ऑन करने पर VP ड्रॉप होता है। स्क्रीन पर लॉको इन वैकिंग मोड का संदेश आता है और इस स्विच को ऑपरेट करने से पहले कॉक नंबर 70 BP कॉक को बंद करना चाहिए। फिर LSDJ है, डीजे के लिए संकेतक बत्ती है। यह बत्ती BL की को D पर ऑपरेट करने से जलती है और डीजे खुले होने का संकेत देती है और डीजे क्लोज करने पर यह बत्ती बुझ जाती है। LSHO क्या है? होटल लोड के लिए संकेतक बत्ती है। यह केवल WAP5 लॉकों में वर्किंग में है। फिर LSP की बात करें, LSP व्हील स्लिप के लिए संकेतक बत्ती है और यह बत्ती व्हील स्लिप आने पर जलती है। ऑटो सेंडिंग चालू हो जाती है। व्हील स्लिप रुक जाने पर यह बत्ती बुझ जाती है तथा ऑटो सेंडिंग रुक जाती है। फिर LSAF है, एयर फ्लो के लिए संकेतक बत्ती है LSAF। फिर LSBW है, LSBW की बात करें, LSBW क्या होगा? विजिलेंस वार्निंग के लिए संकेतक बत्ती है LSBW, विजिलेंस वार्निंग के लिए संकेतक बत्ती। जब VCD को 60 सेकंड तक एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो यह बत्ती जल जाती है। LSCE क्या है? LSCE कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान के लिए संकेतक बत्ती है और यह बत्ती कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री से अधिक होने पर जलती है और तापमान 70 डिग्री से कम होने पर बुझ जाती है। VL की है, VL की इनकी 3 स्थितियाँ होती हैं। VL की पहली है ऑफ स्थिति। इस स्थिति में VL की को लगाया या निकाला जा सकता है। D की बात करें, VL की में D ये ड्राइविंग मोड स्थिति है, इस पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहता है। C की बात करें, C में क्या होगा? यह कूलिंग मोड स्थित है, इस पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रहता है C के अंदर। ZPT की बात करें, पेंटो स्विच, यह स्विच स्प्रिंग लोडेड है। ZPT की बात करें, ZPT जो है, ZPT पेंटो स्विच है, यह स्विच स्प्रिंग लोडेड है। जब इस स्विच को नीचे की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो पेंटो ऊपर उठता है और जब इस स्विच को ऊपर की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो पेंटो नीचे आता है। VLDJ की बात करें, VLDJ क्या है? VLDJ डीजे क्लोज और ओपन करने के लिए स्विच है। यह स्विच स्प्रिंग लोडेड है। जब इस स्विच को नीचे की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो डीजे क्लोज होता है और जब इस स्विच को ऊपर की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो डीजे ओपन हो जाता है। फिर है VLCP। VLCP क्या होता है? VLCP MCP चालू और बंद करने का स्विच है। इस स्विच की 3 स्थितियां हैं। ऊपर की ओर ऑफ स्थिति है, इस पर कंप्रेसर बंद हो जाते हैं। बीच में ऑटो स्थिति है, इस पर कंप्रेसर ऑटोमेटिकली कट इन और कट आउट होते रहते हैं और नीचे की ओर मैनुअल स्थिति है जो स्प्रिंग लोडेड है। इस स्थिति में VLCP स्विच को दबाकर रखते हैं तो कंप्रेसर लगातार कार्य करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें, VLHO है। VLHO क्या काम करती है? होटल लोड को ऑन करने के लिए यह स्विच, यह केवल WAP5 लॉकों में वर्किंग में है। ZTEL है, ZTEL क्या काम करती है? ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट करने के लिए स्विच है और यह स्विच सामान्यतः ऑफ स्थिति में रहता है। इसे ऑन करने पर ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट होकर के 2/3 हो जाता है। BPCS है, BPCS की बात करें, कांस्टेंट गति के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच है और इस स्विच को दबाने पर इसमें हरी बत्ती जल जाती है और कांस्टेंट गति कंट्रोल एक्टिव हो जाता है। इस स्विच को पुनः दबाने पर डीएक्टिवेट हो जाता है तथा उसमें जली हुई हरी बत्ती बुझ जाती है। फिर BPPV की बात करें, BPPV क्या है? पार्किंग ब्रेक के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच है और इस स्विच का उपयोग पार्किंग ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने के लिए किया जाता है। इसे दबाने पर इसमें लाल बत्ती जल जाती है और इसका मतलब पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और इसे पुनः दबाने पर इसमें जली हुई लाल बत्ती बुझ जाती है जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाता है। फिर है BPVR। BPVR क्या है? सतर्कता पेनल्टी रीसेट के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच है और इस स्विच का उपयोग विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन क्या है? इस स्विच का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता है जिससे डीजे ओपन पेंटो नीचे गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। उसे रीसेट करने के लिए तीर के निशान की दिशा में घुमाकर छोड़ देते हैं। B पैनल की बात करें, B पैनल जो है वो हमारा किस तरीके से होगा? B पैनल ये हमारा दिखाया गया है।
5 पोजीशन दिखाई गई हैं, ये बी पैनल की पोजीशन है। अब बी पैनल में हम बात कर रहे हैं कि लॉको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के डुप्लेक्स गेज, लॉको ब्रेक है सिलेंडर प्रेशर के डुप्लेक्स गेज SA9 के द्वारा 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और A9 के द्वारा 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। FP तथा MR के लिए डुप्लेक्स गेज, एयर फ्लो गेज, BP प्रेशर गेज, पार्किंग ब्रेक प्रेशर गेज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सी पैनल की बात करें, सी पैनल में क्या होता है, स्क्रीन मैसेज दर्शाने के लिए है, स्क्रीन LSFI प्रायोरिटी 1 दोष के लिए संकेतक बत्ती है, LFSI, ये LFSI प्रायोरिटी 1 दोष के लिए संकेतक बत्ती है। ZLC है, ZLC हमारी किसके लिए है, ZLC है कैब लाइट का स्विच। फिर है ZLI है इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विच है, ZLI इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विच। फिर ये हम देखें VZVOF है, ये क्या है, विजिलेंस, ओवर स्पीड और फायर अलार्म के लिए ये क्या है, बजर है। फिर नेक्स्ट हम देखें 7वां नंबर पर हमें BPFA, ये फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए स्विच है, फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए स्विच। BLPR है, BLPR किसके लिए, हेडलाइट के लिए स्विच है। ZPRD है हेडलाइट डिमर स्विच है, ZPRD। और ZLFW है सफ़ेद मार्कर लाइट स्विच। ZLFR है हमारा लाल मार्कर लाइट स्विच। और BPFL है फ्लैशर लाइट के लिए स्वयं प्रज्वलित स्विच, BPFL फ्लैशर लाइट के लिए स्वयं प्रज्वलित स्विच है। डी पैनल की बात करें, डी पैनल में क्या होता है, डी पैनल में होता है ZLDA। ZLDA क्या है, सहायता लोको पायलट डेस्क लैंप के लिए स्विच है, ZLDA। BPVG क्या है, BPVG है यहाँ पर BPVG। फिर PCLH है, PCLH है हमारा, ये होता है 110 वोल्ट DC सॉकेट के लिए PCLH। और ZLH होता है PCLH सॉकेट ऑन और ऑफ स्विच होता है, ZLH PCLH सॉकेट किसके लिए, ऑफ एंड ऑन के लिए है, ऑन स्विच है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर लेआउट है, इसका लेआउट में हम देखें यहाँ पर जैसे कि हमारा जो LP कहाँ बैठेगा, ALP कहाँ बैठेगा, तो इसमें हम जैसे इधर की साइड मुंह करके खड़े हैं तो हमारा हमेशा राइट साइड में ALP बैठता है, तो यहाँ पर ALP बैठेगा। तो कैब हम देखते हैं इसमें कैब क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो कैब 2 और कैब 1 इसमें फिक्स कर दी है, कैब 2 और कैब 1 है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं WAP9 का, WAG9, WAP7। तो इसका लेआउट हम देखें, ये यहाँ पर ALP बैठेगा और ये LP बैठेगा, तो ये कैब फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ALP बैठेगा, इधर साइड में मुँह कर खड़े हैं तो राइट साइड में ALP और यहाँ पर LP बैठेगा, ये कैब 2 है। ये हमारे कॉरिडोर हो जाएंगे, बीच वाला सेक्शन कॉरिडोर कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं LP से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये है हमारा MR, जैसे ये है हमारा MR2, ये है हमारा MR1। LP से स्टार्ट किया हमने तो MR1 के बाद HV1 के बाद में SV1। तो जो लोको का लेआउट अगर हम बनाएं तो ये लेआउट नहीं होगा यहाँ पर, इसका लेआउट हम बनाने की कोशिश करते हैं। WAG5 का लेआउट हम बनाएंगे।
जैसे क्या होगा यहाँ पर, जैसे हमारा क्या होगा, जैसे ALP बैठेगा, LP बैठेगा, ये मान लीजिए कैप 2 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो LP की साइड आ जाएगा हमारा MR2, HV2, SV2, VUR2, फिर हमारा MRV2, फिर TA कन्वेंशनल 2, OCV2 आ जाता है, OCV2 हार्म फिल्टर आ जाता है, हार्म फिल्टर, TMB आ जाता है, TMB के बाद में SCV2 क्या आ जाएगा, SCB, और फिर यहाँ पर LP और ALP बैठा रहेगा। इसी तरीके से हम इधर बात कर सकते हैं, इधर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ALP के पास में AR के बाद में TMB2, TMB2 के बाद में PN पैनल CPA, PN पैनल CPA, उसके बाद में OCV1, फिर TA कन्वेंशनल 1 आ जाएगा, TA कन्वेंशनल 1, फिर MRV1 आ जाएगा, हार्म फिल्टर MRV1, फिर आ जाएगा हार्म फिल्टर, के बाद में VUR1, SV1, HV1 और MR1। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हमारा TMB2 है, TMB2 में हमारा SCV1, 4 OCV1 एंड TMB2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारा इधर हम देखें कि MRV जो है, MRV1 में SCV1, 4 MRV1 आ जाएगा। फिर WAP5 के लिए यहाँ पर है कैप 1 कैप 2 के थ्रू। तो ये मशीन रूम का व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। अब AB पैनल की बात करते हैं हम। जैसे SV पैनल 1 है, SV पैनल 1 में क्या क्या चीज़ दिखाई गई है। SV पैनल 1 में जो ये 1 2 3 4 हैं, ये हमारे क्या हैं सारे, ये रोटरी स्विच हैं, रोटरी स्विच। और इधर हमारा जो है, ये हमारा क्या है, PT का फ्यूज है, PT फ्यूज 2 एम्पियर का है, PT का फ्यूज। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम देखें, ये वाला जो है सिमुलेशन के लिए है, ये वाला सर्किट। और यहाँ पर जो लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस। फिर हम बात करें ये वाले जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये हैं सिंगल फेज 110 वोल्ट DC MCB है, सिंगल फेज 110 वोल्ट। फिर हम बात करें नीचे, जैसे कि ये जो स्विच लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा है डेटा बॉक्स है यहाँ पर, ये पूरा है डेटा बॉक्स है यहाँ पर। फिर नीचे PT फ्यूज लगाया गया है 2 एम्पियर का, यहाँ पर हम नीचे देखेंगे PT फ्यूज लगाया गया है। और नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि SV पैनल 1 में क्या क्या चीज़ लगाई गई है। 152 है, अगर आ रहा है संकेत हमारा रोटरी स्विच में 152, इसका मतलब फेल्यूर मोड ऑपरेशन में हम काम कर रहे हैं। 154 है, बोगी कट आउट है। थर्ड है 160 कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ नंबर पर आता है 237.1 VCD कट आउट स्विच। फिर PT फ्यूज आ जाता है। PT फ्यूज के बाद में यहाँ पर हमारे जैसे कि रेजिस्टेंस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकर आ जाता है, मिनिमम वोल्टेज रिले 86, ओवर करंट रिले आ जाती है 78, वायर कॉन्टैक्टिंग कैनवस, टाइम डिले रिले BCB आ जाता है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर VCB आ जाता है, 126.7/1 कॉन्ट्रैक्टर पावर सप्लाई किया जाता है। फिर गेट यूनिट सप्लाई ब्रेकर आ जाता है 127.11/1 आ जाता है। 118.4/1 है DC कन्वर्टर आ जाता है। 127.2/1 है मॉनिटरिंग ब्रेकर आ जाता है यहाँ पर।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर SV2 पैनल है। SV2 पैनल में क्या होगा, SV2 पैनल में ये हमारी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो बड़ा सा डिब्बा दिख रहा है ये है हमारा फायर डिटेक्शन यूनिट है, ये फायर डिटेक्शन यूनिट। और अगर हम ऊपर स्विचेस की बात करें, ये पूरे जो स्विच देख रहे हैं हमें ये हमारे सिंगल फेज 110 वोल्ट DC MCB, सिंगल फेज 110 वोल्ट DC MCB। फिर हम नीचे बात करें, ये वाली जो है MCB दो बड़ी बड़ी दिख रही हैं, ये है MCB 110, MCB 110 है ये। तो आगे वाली जो MCB दिखा रही है ये है हमारी MCB 112.1, MCB 112.1। फिर नेक्स्ट है हमारे ये हैं जो हैं ये हमारे क्या है कॉन्टेक्टर हैं, कॉन्टेक्टर। और ये भी हम देखें यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर ही हैं। फिर SV2 पैनल में हम देखें जैसे कि कमीशनिंग CV है, BCD CV है, न्यूमेटिक पैनल, कमीशनिंग CV, ऑक्सिलरी कंप्रेसर, चौलक SB है, ये आ जाते हैं बड़े। फायर डिटेक्शन यूनिट, बैटरी चार्जर है, बैटरी सर्किट ब्रेकर, पेंटोग्राफ, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर SV पैनल 2 में आ जाती हैं। अब बात करें SV पैनल में आ जाता है ये SV1 पैनल है, SV1 पैनल दिखाया गया है। SV पैनल के 1 के डेटा, SV2 पैनल के डेटा दिखाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं स्विच नंबर 152 फेल्योर मोड ऑपरेशन किस तरीके से होता है। स्विच नंबर 152 का फेल्योर मोड ऑपरेशन, तो स्विच नंबर जो 152 है उसका फेल्योर मोड ऑपरेशन में 0 सामान्य स्थिति में क्या होगा, थ्रॉटल का फाइन कंट्रोल होगा 0 सामान्य स्थिति पर। और 1 फेल्योर स्थिति है तो 1 फेल्योर स्थिति में थ्रॉटल का 3 स्टेप कंट्रोल होगा। तो जब थ्रॉटल रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो अर्थात हमारे पास जो मैसेज आएगा वो आएगा 1F1703P1 और F1803P1 का मैसेज हमें आता है। अब जैसे हमें क्या करना है, थ्रॉटल को 0 पोजीशन पर करें, FLG है 590 प्रदर्शित होगा। फिर BPFA दबा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे। फिर BCB ओपन करेंगे। BCB ओपन करने के बाद में गाड़ी खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। 152 स्विच को 0 से 1 पर करेंगे। 152 जो स्विच है उसको 0 से 1 पर ले जाएंगे, BCB क्लोज करेंगे। अब थ्रॉटल के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स द्वारा उसी थ्रॉटल को ऑपरेट करने पर 3 स्टेप में TEVE है वो मिलेगा हमें, TEVE 3 स्टेप में मिलेगा। और फिर सफलता न मिलने पर 152 को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। 152 को 2 और 3 टाइम्स हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे और गाड़ी खड़ी करके एक बार CE है ऑन ऑफ करेंगे, दूसरे कैप से यहाँ पर प्रयास करेंगे। फिर फेल्योर मोड में 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE यहाँ पर मिलता है। फिर हम बात करते हैं थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए। अगर हमें थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर फिर से सर्विस में लाना है तो हम थ्रॉटल को 0 पर ले जाएंगे। फिर BCB को हम ओपन करेंगे, 152 को 1 से 0 पर लाएंगे, फिर BCB को क्लोज करेंगे। और फिर यदि थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर सर्विस में आता है तो सामान्य गाड़ी से कार्य करेंगे और सामान्य स्थिति में थ्रॉटल के द्वारा 50 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिलता है। फिर हम बात करते हैं स्विच नंबर 154 की। स्विच नंबर 154 बोगी कटआउट स्विच है। तो स्विच नंबर 154 है बोगी कटआउट स्विच है। उसमें क्या होता है 154 बोगी कटआउट स्विच में, जैसे बोगी कटआउट स्विच में क्या होता है, इस स्विच में निम्नलिखित 4 पोजीशन होती हैं। पहली पोजीशन होती है नॉर्मल पोजीशन,
दोनों ट्रैक्शन बोगी सर्विस में SR1 SR2 अर्थात सभी ट्रैक्शन मोटर सर्विस में होती हैं। फिर फर्स्ट पोजीशन होती है बोगी नंबर 1 आइसोलेट रहेगी, SR1 आइसोलेट अर्थात ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 आइसोलेट होगी, और ट्रैक्शन मोटर 1 एंड 2 है आइसोलेट यहाँ पर होगी। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या होगी, बोगी नंबर 2 आइसोलेट रहेगी, SR2 आइसोलेट होगा यानी ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 आइसोलेट होगी, इसके अंदर WAP7 और WAG9 के अंदर, और ट्रैक्शन मोटर 3 एंड 4 है WAP4 5 के अंदर आइसोलेट होगी। और फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें क्या होगा, दोनों बोगी आइसोलेट रहेंगी, सभी ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर आइसोलेट रहेंगी। फिर हम बात करते हैं स्विच नंबर जो 154 है, स्विच नंबर 154 बोगी कटआउट स्विच के द्वारा बोगी आइसोलेट करना हो तो चलती गाड़ी में हम क्या करेंगे, चलती गाड़ी में थ्रोटल को 0 पर करेंगे, VCB को ओपन करेंगे, DDS पर लोड है 550 सुनिश्चित करेंगे, DDS पर लोड। आवश्यकता के अनुसार स्विच 154 को फर्स्ट या सेकंड पर रखेंगे हम, और 10 सेकंड तक इंतजार करेंगे जिससे संबंधित बोगी आइसोलेट होगी। फिर डिस्प्ले स्क्रीन पर बोगी आइसोलेट का मैसेज आएगा, LSFI जलेगी, इंटर बटन दबा करके एक्नॉलेज करेंगे, LSFI लगातार यहाँ पर जलता रहेगा। फिर खड़ी गाड़ी की बात करें हम, किसकी, खड़ी गाड़ी की, तो खड़ी गाड़ी में क्या होगा, थ्रोटल को 0 पर करेंगे, फिर DDS पर लोड है 590 सुनिश्चित करेंगे, आवश्यकता के अनुसार 154 को फर्स्ट या सेकंड पर रखेंगे, 10 सेकंड इंतजार करेंगे जिससे संबंधित बोगी आइसोलेट होगी। डिस्प्ले स्क्रीन पर बोगी आइसोलेट का मैसेज आएगा और LSFI यहाँ पर जलेगी, और ऐसा LSFI यहाँ पर जलेगी। फिर एंटर बटन दबा करके, क्या दबाएंगे, एंटर बटन दबा करके एक्नॉलेज करेंगे, LSFI लगातार जलता रहेगा। फिर एक बोगी आइसोलेट होने पर अधिकतम 50% क्या मिलेगा, TEVE यहाँ पर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आइसोलेट बोगी को पुनः सर्विस में लाना है। आइसोलेट बोगी को पुनः सर्विस में लाना है तो सेक्शन क्लियर करके उसे उचित स्थान पर गाड़ी खड़ी करेंगे। नियम के अनुसार CE है ऑफ करेंगे, स्विच क्रमांक 154 को नॉर्मल पर रखेंगे। फिर से CE है हम ऑन करेंगे, CE ऑन करेंगे, VCB को यहाँ पर क्लोज करेंगे जिससे दोनों बोगी सर्विस में आएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं स्विच क्रमांक 160 कॉन्फ़िगरेशन स्विच। तो स्विच क्रमांक 160 है वो है कॉन्फ़िगरेशन स्विच। स्विच क्रमांक 160 कॉन्फ़िगरेशन स्विच है। इसको 1 स्थिति सामान्य स्थिति होती है, सामान्य गति से काम करेगी। 0 हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्थिति होती है, शंटिंग बोर्ड में अधिकतम 15 किलोमीटर पर आवर होती है। अब शंटिंग बोर्ड पर कार्य करें, शंटिंग बोर्ड पर कार्य कैसे करेंगे, थ्रोटल हम 0 पर ले जाएंगे, लोको और गाड़ी को खड़ा करेंगे, लोको तथा ट्रेन का ब्रेक लगाएंगे। MPJ जो हैंडल है, MPJ हैंडल को 0 पर करेंगे, नोड क्रमांक 570 हम सुनिश्चित करेंगे। स्विच क्रमांक है 160 को क्या करेंगे, 1 से 0 पर करेंगे। फिर हम बात करेंगे F1106P2 लोको इन शंटिंग बोर्ड, स्पीड कैन नॉट बी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर मैसेज आएगा। फिर BPFA यहाँ पर जलेगा, BPFA जलेगा और फिर BPFA हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। फिर है स्विच क्रमांक 160 को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे, 160 की बात करें पुनः सर्विस में लाना है तो क्या करेंगे, थ्रोटल को 0 पर, लोको और गाड़ी खड़ी करेंगे, लोको और ट्रेन ब्रेक लगाएंगे। MPJ को हम किस पर रखेंगे, 0 पर रखेंगे, 160 को 0 से 1 पर रखेंगे यानी 1 पर लाएंगे। थ्रोटल ऑपरेट करने पर P2 का मैसेज आएगा है, अतः BPFA प्रेस करेंगे, BPFA। फिर सफलता न मिलने पर एक बार CE ऑन ऑफ करेंगे, CE ऑन एंड ऑफ, और फिर सामान्य गति से गाड़ी कार्य करेंगे। फिर स्विच क्रमांक 237.1 VCD आइसोलेशन स्विच है। कौन सा स्विच है, VCD आइसोलेशन स्विच, VCD आइसोलेशन स्विच। तो 237.1 VCD आइसोलेशन स्विच है। 1 स्थिति पर सामान्य स्थिति में सर्विस होगा, 0 में आइसोलेशन स्थिति है, VCD आइसोलेट होगा। अब VCD आइसोलेट कर रहे हैं तो VCD आइसोलेट कैसे करेंगे, VCD आइसोलेट, तो VCD आइसोलेट में हमारा बिना CE ऑफ किए स्विच 237.1 है, 1 को 0 पर लाएंगे। स्क्रीन पर जो मैसेज आएगा वो आएगा F1105P2 मैसेज आएगा,
फिर BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे, BPFA, इससे फॉल्ट एक्नॉलेज होगा। अधिक सतर्कता से यहाँ पर कार्य करेंगे, जैसे कि MCV 127.15 को ऑन होना सुनिश्चित करें। VCD को पुनः सर्विस में लाएंगे। अब VCD को पुनः सर्विस में कैसे लाएंगे, जैसे VCD को पुनः सर्विस में लाने के लिए लॉको और गाड़ी को खड़े करें, लॉको और ट्रेन के ब्रेक लगाएं, 237.1 0 से 1 पर लाएं। स्क्रीन पर जो मैसेज आएगा वो आएगा फॉल्ट 1003P1, विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन मैसेज आएगा। फिर BP जो प्रेशर है उसको 2.5 से 3 kg/cm² पर ड्रॉप होकर के फिर से 5 kg/cm² से रिचार्ज होगा। फिर क्या करेंगे हम, BPFA प्रेस करेंगे। BPFA प्रेस करने के बाद में LSFI और BPFA लैंप बुझेगा और VCD पुनः सर्विस में आ जाएगा, VCD पुनः सर्विस में आ जाएगा। और फिर हमारे जो HV पैनल हैं उनके अनुसार हम वर्क करते हैं। न्यूमेटिक है जो पैनल हैं उनके, जैसे कि फ्यूज है, 415 वोल्ट सर्किट है, प्रेशर स्विच पेंटोग्राफ 1, प्रेशर स्विच पेंटोग्राफ 2, पेन 1 कॉक, पेन 2 VCB कॉक, IG38 सोनोराइड बल्ब है, MCPA 10 कॉक है, डेड कॉक है, सेंडर कॉक है, इमरजेंसी कॉक है, BP कॉक है, पेंटो सेलेक्टर स्विच हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं।